नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। तो दोस्तों, अगर आप पश्चिम बंगाल के उत्तरी इलाकों को देखें, जैसे दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, उत्तर दिनाजपुर, ये सब कुछ ऐसे इलाके हैं दोस्तों जहां पर आप देखें तो काफी ज्यादा टी इंडस्ट्री है, टिम्बर इंडस्ट्री है एंड टूरिज्म भी काफी होती है। इसके बावजूद ये इलाके ऐसे हैं जो कि काफी आप देखें तो गरीब हैं एंड पिछड़े हुए इलाके आपको देखने मिलेंगे। इन द सेंस इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देखें, हेल्थ इंडिकेटर्स देखें, एजुकेशनल इंडिकेटर्स देखें, तो जो इनके रिसोर्सेज हैं उसकी तुलना में जो डेवलपमेंट होनी चाहिए वो होती हुई नहीं दिखती है। और इसी की वजह से इन इलाकों में स्टेटहुड की डिमांड आए दिन आपको देखने मिलती है। रादर दोस्तों, आपको कहना चाहूंगा यहाँ पे जो स्टेटहुड की डिमांड है ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन दी कंट्री है। अंग्रेजों के टाइम में 1907 में दार्जिलिंग में सेपरेट एक डिमांड रखी थी और ये तब से आज तक आपको देखने मिलती है। टाइम एंड अगेन कभी वायलेंट हो जाती है, कभी इरप्ट हो जाती है। तो आज की इस क्लास में इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं, क्या नॉर्थ बंगाल को सेपरेट यूनियन टेरिटरी बना देना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे आपको कहना चाहूंगा नॉर्थ बंगाल बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन है। इतना ही इंपॉर्टेंट है कि आपको मालूम है आए दिन इसके बारे में लोगों ने कहा है कि जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उससे हम पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया को काट सकते हैं, और इस प्रकार के कुछ सेपरेटिस्ट्स ने इस प्रकार के बयान भी दिए हैं। तो बहुत जरूरी है भारत की अखंडता के लिए कि इस इलाके को भी हम प्रोटेक्ट करके रखें। तो यहां पर बहुत जरूरी है, जब हम इस सेंसिटिव इलाके की बात कर रहे हैं तो क्या इस डिमांड को फुलफिल करनी चाहिए, क्या यूटी बनाना फायदेमंद होगा भारत के लिए और वहां के लोगों के लिए। तो आज की इस क्लास में दोस्तों इसी पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये जो मुद्दा है ये वापस से गर्म होता हुआ दिख रहा है। एंड वेस्ट बंगाल के ही एमएलए उन्होंने ही कहा है कि नॉर्थ बंगाल को एक सेपरेट स्टेट बनाना चाहिए। और अक्सर यहाँ पे कहा जाता है कि कहीं ना कहीं सौतेला व्यवहार देखने मिलता है इस राज्य के द्वारा, क्योंकि ये स्टेट इतने पैसे और इतने रिसोर्सेज के बावजूद आज भी पुअर है, आज भी बैकवर्ड है। ऐसे एलिगेशंस आए दिन सुनने मिलते हैं। तो आइए आज की क्लास में इसी टॉपिक पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है, आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ मेरे निकालो प्रीलिम्स 2023 मॉक टेस्ट में जरूर जुड़े, फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री स्पेशल क्लास है। यूज द कोड KC10 एंड बिकम पार्ट ऑफ इट। इसके सिवा यूपीएससी सीएससी नोट्स 2.0 हमने लॉन्च किए हैं। 20 कॉम्प्रिहेंसिव यूपीएससी सीएससी जीएस बुक्स मिलेंगी आपको 1 साल या उससे अधिक की प्लस एंड आइकनिक सब्सक्रिप्शन के साथ। बहुत जबरदस्त कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है एक एक टॉपिक की। यूपीएससी मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इंटीग्रेट कर दिए गए हैं एंड कंटेम्प्रेरी इश्यूज भी कवर किए गए हैं। बाकी आज आखिरी दिन है दोस्तों कॉम्बो फेस्टिवल का, इसका फायदा उठा लें। 1 साल की जो सब्सक्रिप्शन है प्लस की, उसकी कीमत है 58,527 रुपीज और 1 साल की आइकनिक की कीमत है 75,129 रुपीज। तो जबरदस्त आपको देखने मिल रहा है, डिस्काउंट है, इसका फायदा उठाएं। यूज द कोड KC10 जब आप कोड यूज करेंगे तो आपको मालूम है मेरे द्वारा हैंड होल्डिंग गाइडेंस मेंटरशिप मिलती है। जब भी आप 1 साल या उससे अधिक की प्लस या फिर आइकनिक या फिर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इस डिस्काउंट एंड मेरे द्वारा हैंड होल्डिंग गाइडेंस का भी फायदा आप उठा सकते हैं यूजिंग द कोड KC10। तो न्यूज में क्या है? न्यूज में दोस्तों अगर आप देखें तो जो डिमांड है सेपरेट यूटी बनाया जाए नॉर्थ बंगाल को, ये डिमांड आए दिन देखने मिल रही है। पॉलिटिकल लीडर्स हैं अक्रॉस दी पार्टीज आए दिन इस सवाल को उठाते हैं कि इनको सेपरेट स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए या फिर यूनियन टेरिटरी बनाई जाए। अब दोस्तों रियल पॉपुलेशन भी इसके लिए एजिटेशन वहां पे करती है। वहां पर जो लोग रहते हैं नॉर्थ बंगाल में वो भी इसके लिए एजिटेट करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज इसको अच्छा खासा वोट बैंक पॉलिटिक्स में भी तब्दील कर देती हैं, लेकिन जो इनके कंप्लेंट्स हैं, जो ग्रीवेंसेस हैं, वो आज तक एड्रेस नहीं हो पा रहे हैं। यहीं पर दोस्तों आपको कहना चाहूंगा धीरे धीरे एक वक्त आ चुका है जब सरकार को एक फैसला लेना पड़ेगा, जहां पे ये जो पॉपुलेशन है जो कि अक्सर ये कंप्लेन करती है कि उनके साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, जो मार्जिनलाइज हो रही है, उनके एस्पिरेशंस भी फुलफिल हो और भारत की अखंडता, संप्रभुता, उसके साथ भी हम कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज ना करें। तो इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया भी मेंटेन करें और इनके जो डिमांड्स हैं अगर वो जस्ट हैं तो वो फुलफिल किए जाए। तो आइए आज की क्लास में इसी पर चर्चा करते हैं। पर सबसे पहले हम जानते हैं नॉर्थ बंगाल जिसको सेपरेट यूटी या सेपरेट स्टेट बनाने की डिमांड हो रही है, वो आखिरकार कौन से डिस्ट्रिक्ट्स इंक्लूड होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो मैंने कलर से आपको देख रहे हैं, ये ब्लू कलर डिमार्केट किया है। तो इसके ऊपर का जो इलाका है ये अगर आप देखें तो नॉर्थ बंगाल में कहा जा रहा है, इसको इंक्लूड किया जा सकता है। दिस विल बी दी नॉर्थ बंगाल। दार्जिलिंग है, कलिम्पोंग है, जलपाईगुड़ी है, अलीपुरद्वार है, कूच बिहार है, उत्तर दिनाजपुर है, दक्षिण दिनाजपुर है और मालदा रीजन है। तो ये कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं एंड ये डिस्ट्रिक्ट्स अगर आप देखें तो इनमें रिसोर्सेज काफी हैं, इसके बावजूद ये काफी पुअर हैं। तो इनमें अगर हम डेवलपमेंट के टर्म्स में कह रहा हूं, कल्चरली, एथनिकली, लिंग्विस्टिकली काफी ज्यादा रिच रीजन है, बहुत डाइवर्स रीजन है। तो अगर आप देखें दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पे
हाई प्रोपोर्शन है शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशंस की भी, तो ये भी आपको बताना बहुत जरूरी है। इसमें से दोस्तों एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट भी किया गया है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो आए दिन डिमांड उठती रही है ऑटोनॉमी की, एंड ये डिमांड कोई नई नहीं है, इसने 1980s में वायलेंट रूप भी अपनाया था, तो इसमें भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी अगर आप देखें तो कुछ मेकशिफ्ट अरेंजमेंट किया गया। सबसे पहले दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल बनाया गया था, जो कि 1988 से लेकर 2012 तक रहा, लेकिन उससे भी जो डिमांड्स थी, लोगों की जो नीड्स थी, वो फुलफिल नहीं हुई। तो फाइनली अगर आप देखें तो 2012 के बाद गोरखा लैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन बनाया गया है। ये एक सेमी ऑटोनोमस काउंसिल है। इसमें अगर आप देखें तो दार्जिलिंग, कलिम्पोंग वाला और आसपास के इलाके आपको देखने मिलेंगे। तो दार्जिलिंग है, कलिम्पोंग है और आसपास के जलपाईगुड़ी और ये सारे इलाके मिलके आपको देखने मिलता है यहाँ पे दार्जिलिंग, कलिम्पोंग एंड जलपाईगुड़ी और आसपास के जो इलाके हैं, ये मिलके बनता है गोरखालैंड सेमी ऑटोनोमस काउंसिल। दोस्तों यहाँ पे जो लोग हैं ये नेपाली स्पीकिंग पॉपुलेशन है, एंड इसी इलाके की है जो यहाँ पे रहते हैं। हाईलैंड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, पहाड़ी इलाके हैं। लेकिन दोस्तों इन सब के बावजूद भी जो ऑटोनॉमी की नीड है वो फुलफिल नहीं हो रही। तो आइए सबसे पहले गोरखालैंड मूवमेंट के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप देखें तो 1907 में, जैसा मैंने आपको बताया, दार्जिलिंग को एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन बनाया जाए, इसकी डिमांड उठी थी। कब दोस्तों? अंग्रेजों के टाइम में, 1907 में। फिर क्या होता है? तो उसके बाद से डिमांड चलती रहती है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिमांड से अगर आप देखें तो 1980s आते आते ये जो डिमांड थी जिसके द्वारा सेपरेट स्टेट बनाया जाए गोरखास के लिए, दार्जिलिंग हिल्स, दुआर्स एंड सिलीगुड़ी के तेराई रीजन में, ये वायलेंट रूप अपना लेती है। 1980s में गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट की जो फाउंडर है सुभाष घिसिंग, उन्होंने इसको स्पीयर हेड किया और इसके बाद काफी ज्यादा ये फोरफ्रंट पे भी ये मूवमेंट आई है और अभी भी कहीं ना कहीं लोगों में डिमांड बनी हुई है। तो दोस्तों यहाँ पे एलिगेशंस हैं, ये जो डिमांड उठी है इसके पीछे कुछ कारण है। तो सबसे पहले एलिगेशंस हैं कि यहाँ के जो ये जो रीजन है उसके साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। जो बेसिक कम्युनिटीज हैं, फिर वो बिजली हो जाए, हेल्थ केयर हो जाए, स्कूल हो जाए, जॉब्स हो जाए, वो नहीं मिल पा रही। एंड 1985-86 में तो ये जो डिमांड थी, ये जो प्रोटेस्ट था, ये वायलेंट रूप ले लेता है। 1200 लोगों की मृत्यु होती है उस प्रोटेस्ट में। एंड उसके बाद अगर आप देखें तो टाइम एंड अगेन एजिटेशन स्पर्ट होते रहते हैं। 2007 में भी 104 दिन का शटडाउन हुआ था दार्जिलिंग हिल्स में। फिर 2017 में भी वायलेंट एजिटेशन देखने मिला था और इससे जो टी इंडस्ट्री है उनको भयानक नुकसान होता है, उनके शिपमेंट्स एक्सपोर्ट नहीं हो पाते। याद रखिएगा दोस्तों, दार्जिलिंग टी इज ऑफ वेरी हाई क्वालिटी, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है, वो विदेश जाती है, फॉरेक्स भी हमारे लिए अर्न करती है। तो दोस्तों अगर आप नॉर्थ बंगाल के रीजन देखें, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, तो दोस्तों इनका कहना है कि हम 3 T's के द्वारा, टी, टूरिज्म एंड टिम्बर के द्वारा स्टेट को हैंडसमली कंट्रीब्यूट करते हैं इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। लेकिन आपको कहना चाहूंगा, ये जो टी इंडस्ट्री जिसकी यहां पर बात हो रही है, आउटसाइडर्स ओन करते हैं टी इंडस्ट्री को और प्रॉफिट्स भी हिल के बाहर फ्लो कर जाती है। ऐसा वहां के जो लोकल पॉपुलेशन जो रहती है उनके ऐसे आप देखें तो उनका ये बयान है और उनको ये सौतेला व्यवहार पसंद नहीं है। इतने पैसे होने के बावजूद, कंट्रीब्यूशन के बावजूद, उनका कहना है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडाइसेस में, फिर वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाए या सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाए, चाहे एजुकेशन, चाहे हेल्थ केयर, इन सब में पुअर हैं। जो एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। तो इस वजह से जो ह्यूज पोटेंशियल है इनकी, फिर वो हॉर्टिकल्चर में हो जाए, फ्लोरिकल्चर में हो जाए, एक्वाकल्चर में हो जाए, मेडिसिनल प्लांट्स, फार्मास्यूटिकल्स, स्मॉल हाइडल पावर जनरेशन, टूरिज्म, ये सब हार्नेस नहीं हो पा रही है। इसके सिवा दोस्तों सबसे बड़ी समस्या यहाँ के जो लोगों का जो है, लोगों की जो कंप्लेन है वो है दोस्तों, अगर आप देखें तो इन इलाकों में काफी ज्यादा, आप अगर देखें तो इलीगल माइग्रेंट्स का भी इन्फ्लक्स आपको देखने मिल रहा है। और ये जो इलीगल माइग्रेंट्स का इन्फ्लक्स हो रहा है यहाँ पे दोस्तों, उससे अगर आप देखें तो इनकी जो यूनिक कल्चर है, इनकी जो यूनिक लैंग्वेज है, उसको भी लेकर अगर आप देखें तो ऑल्टर किया जा रहा है, इनका ऐसा कहना है। और इस प्रकार से अब तो ये एलिगेशंस है कि जो इलीगल माइग्रेंट्स थे अब इनके पास इंडियन डॉक्यूमेंट्स भी हैं एंड ये इंडियन सिटीजनशिप भी क्लेम करते हैं और इस रीजन की डेमोग्राफी, इनकी कल्चर, इनकी लैंग्वेज कहीं ना कहीं थ्रेटन हो रही है। तो अब सवाल उठता है, क्या सेपरेट यूटी बना देना चाहिए? तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप देखें तो इसके क्या फायदे होंगे, पहले इस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो एक स्टेबल एंड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनेगी दार्जिलिंग में। हम एक मॉडल अपना सकते हैं जो कि एनसीटी ऑफ दिल्ली का मॉडल है, कुछ उसी प्रकार से एक एलजी अपॉइंट कर सकते हैं और वहां पर जो पॉपुलेशन है उनको भी कहीं ना कहीं एक लेजिस्लेचर मिलेगा तो उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिल सकेगा।
तो ये एक मॉडल लोग कह रहे हैं ये बन सकता है एंड ये बढ़िया काम कर सकता है। इसके सिवा दोस्तों यहाँ की जो पॉपुलेशन है, ये जो कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज है, उनको भी हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों नेपाली स्पीकिंग पॉपुलेशन है, इनका यूनिक कल्चर है। दोस्तों जब हम नेपाली कहते हैं तो लोगों को लगता है नेपाल से आते हैं, पर आप अगर देखें तो भारत में रहने वाले भारतीय हैं जो नेपाली भाषा बोलते हैं। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वन ऑफ द शेड्यूल लैंग्वेजेस में से है। तो दोस्तों इनके बावजूद इनको जो रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, इनको जो रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा। और अगर हम इनको एक सेपरेट स्टेट देंगे जहां की भाषा, मुख्य भाषा नेपाली होगी, तो कहीं ना कहीं इन गोरखा पॉपुलेशन को हम एक फीलिंग ऑफ इंटीग्रेशन दे पाएंगे, जो कि लॉन्ग ड्यू है, जो कि बहुत जरूरी है। एक इंडिया में रहने वाली पॉपुलेशन जो कि नेपाली भाषा बोलती है, उनको लोग जब बाहर कहीं भी बोलते हैं, बाहर या अपने राज्य के बाहर जब वो कहीं भी जाते हैं और जब नेपाली भाषा में बोलते हैं, तो लोगों को लगता है कि वो भारतीय नहीं है, वो नेपाली है। तो बहुत ज्यादा जो पॉपुलेशन है जो कि हाईली पैट्रियोटिक है, उनके लिए बहुत ज्यादा चुभता है ये चीज। तो वो डिमांड हम फुलफिल कर पाएंगे। इसके सिवा बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों सिलीगुड़ी कॉरिडोर। दोस्तों अगर आप सिलीगुड़ी कॉरिडोर देखें तो ये काफी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन है। एक साइड से इसका रीजन अगर आप देखें तो नेपाल से जुड़ता है, यहाँ पे भूटान से मैप बॉर्डर देख रहे हैं, फिर बांग्लादेश से बॉर्डर दिख रहा है। तो ऐसा रीजन है जो कि पूरे के पूरे इंडिया को फिर नॉर्थ ईस्ट से, रिमेनिंग पार्ट ऑफ इंडिया को नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट करता है। तो इस तरीके से ये बहुत ही हाईली स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन है। यहाँ पे आर्मी बेसेस हैं, एयरफोर्स बेसेस हैं, काफी इंपॉर्टेंट बेसेस हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया, वेस्ट ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया को कंट्रोल, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वहां पे अगर हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर वाले रीजन में यूनियन टेरिटरी के कंट्रोल में उस इलाके को ले लेंगे, तो वहां की स्ट्रेटेजिकली जो उसकी जो प्रोटेक्शन होनी चाहिए वो और मजबूत हो पाएगी। इसके सिवा आपको कहना चाहूंगा, यहाँ पे जो इलीगल माइग्रेंट्स आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक फिफ्थ पिलर का भी काम करते हैं। जब वॉर जैसी सिचुएशन होती है तो इन इलाकों में उन इलीगल माइग्रेंट्स को काफी आसानी से जो विरोधी देश है वो उनको इस्तेमाल कर सकती है फॉर एंटी नेशनल एक्टिविटीज। तो उसके लिए भी हम प्रोटेक्ट कर सकेंगे यदि सिलीगुड़ी कॉरिडोर वाले रीजन को एक सेपरेट यूनियन टेरिटरी बना देंगे। और आए दिन आपको मालूम है शारजील इमाम ने भी बयान दिया था कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर को अगर हम काट देंगे, चिकन स्नैक को काट देंगे, तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया और बाकी के पार्ट ऑफ इंडिया का जो कनेक्शन है वो टूट जाएगा। और इस प्रकार से भारत की अखंडता पर भी उसने सवाल उठा दी थी। तो हमारी इंटीग्रिटी जो है वो मेंटेन करने के लिए भी, वो इंश्योर करने के लिए भी इस मूव का फायदा हो सकता है। इसके सिवा दोस्तों ये इंडिया का ओल्डेस्ट मूवमेंट्स में से एक है, तो उसको हम एड्रेस कर पाएंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंटली यहाँ के जो लोग हैं उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो पाएगी, यूटिलाइजेशन हो पाएगा, उनके जो रिसोर्सेज हैं, टी, टिम्बर, टूरिज्म, उसको वो अपने अनुसार जैसे डेवलप करना चाहते हैं वैसे डेवलप कर पाएंगे। एंड इको टूरिज्म मॉडल्स वो यहाँ पर ला पाएंगे। पर दोस्तों इस मूव के कुछ इंप्लीकेशंस भी होंगे। सबसे पहले अगर आप देखें तो आए दिन कहा जाता है कि अगर हम गोरखा लैंड की डिमांड को फुलफिल करते हैं, एक नॉर्थ बंगाल स्टेट बना देते हैं, तो ऐसे डिमांड्स बाकी देश में भी, देश के बाकी हिस्से में भी सिमर कर रहे हैं। फिर वो बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया का डिस्ट्रिक्ट्स का डिमांड हो, या फिर वो इंडिजिनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा का डिमांड हो, और ऐसे कई डिमांड्स हैं। तो कहां कहां तक हम भारत के स्टेट्स को तोड़ते जाएंगे इस प्रकार से। नंबर 2 दोस्तों, जाहिर सी बात है वेस्ट बंगाल में इसका भयानक पॉलिटिकल रिपरकशन हो सकता है। अगर आप देखें तो बंगाल क्या एक्सेप्ट करेगा इस तरीके से अपने पार्टीशन को? याद रखिएगा उनका पार्टीशन, बंगाल का पार्टीशन, हमारे बंगाल का पार्टीशन 1947 में ही हुआ था। एंड वो जो गांव है अभी तक भरे नहीं है। तो बंगाल का और एक पार्टीशन इस प्रकार से होना, तो उसके पॉलिटिकल रिपरकशंस भी हो सकते हैं। इस मामले को आसानी से पॉलिटिसाइज किया जा सकता है। एंड जो रिसोर्सेज हैं, कल्चरल रिचनेस है, बंगाल जिसको क्लेम करती है हमारे राज्य में है, वो क्या उसको आसानी से खोने देगा? तो वो भी एक मुद्दा रहने वाला है। इसके सिवा दोस्तों आप देखें तो एक चैलेंज ये भी है, क्या ये यूनियन टेरिटरी सस्टेनेबल होगी? फिर वो हो सकता है कि यूनियन टेरिटरी में क्या ये फाइनेंशियली वायबल हो पाएगा? क्या जो गवर्नेंस के लिए जो मैन पावर चाहिए, जो गवर्नेंस के लिए इंश्योर करना चाहिए, क्या वो कर पाएंगे? तो वो सब भी डिमांड से उसको भी हमें स्मार्टली मैनेज करना होगा। तो वे हेड क्या है, आगे करे तो करे क्या? तो दोस्तों सबसे पहले तो अगर लोगों की डिमांड है तो उसको आप ज्यादा दिन तक दबा नहीं सकते। कोर क्वेश्चन जो है उसको आइडेंटिफाई कीजिए, उसको एड्रेस कीजिए। दोस्तों एक कहावत है कि गुड इकोनॉमिक्स इज नॉट गुड पॉलिटिक्स, बट गुड इकोनॉमिक्स कैन सॉल्व हंड्रेड्स ऑफ पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे एंड ऑफ द डे लोगों की डिमांड क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड है दोस्तों कि जो लोग हैं उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो,
वो जो मार्जिनलाइज्ड है वो मेन स्ट्रीम हो सके। इसके सिवा उनकी जो कल्चर है उसको जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए वो रिस्पेक्ट मिल सके, भाषा को जो रिस्पेक्ट चाहिए वो रिस्पेक्ट मिल सके। तो इसके लिए दोस्तों बहुत जरूरी है कि इसके लिए सेपरेट स्टेट मिलना क्या जरूरी है। तो ये तो विद इन दी स्टेट के रियांस में रहते हुए भी हम इसको फुलफिल कर सकते हैं। तो इसके लिए एक ऑटोनोमस बॉडी जो है वो सेमी ऑटोनोमस के बजाय एक फुल्ली ऑटोनोमस बॉडी बना दी जाए विद इन दी वेस्ट बंगाल। तो इस प्रकार से जो पॉपुलेशन है वहां की वो इंक्लूड हो सकेगी एंड वो अपने फैसले खुद ले पाएगी। जैसे असम में हम ऑलरेडी देख रहे हैं काफी ऑटोनोमस रीजन है और वो अच्छा फुल फंक्शन कर पा रहे हैं। उसके बाद भी यदि उनकी डिमांड फुलफिल नहीं हो रही है तो एक सेपरेट यूटी बनाया जाया जा सकता है। एंड जाहिर सी बात है जब भी इस प्रकार का फैसला हो तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि बंगाल के जो गांव हैं वो अब तक भरे नहीं है 1947 के। तो इकोनॉमिक, स्ट्रेटेजिक एंड पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस इसके हो सकते हैं, तो उसको हमको ध्यान में रखते हुए कोई भी फैसला लेना चाहिए। तो दोस्तों अकेडमी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कॉम्बो फेस्टिवल हम रन कर रहे हैं, तो यूज कोड KC10 एंड बिकम पार्ट ऑफ इट। एक साल की जो सब्सक्रिप्शन है वो 58,527 की है प्लस कॉम्बो की, एंड अगर आप एक साल की आइकनिक कॉम्बो लेते हैं तो 75,129 रुपीज की है। तो काफी जबरदस्त सेविंग आपको मिल रही है। लेकिन दोस्तों ये बस जुलाई 15 तक है, तो यूज कोड KC10 फॉर माई गाइडेंस, हैंड होल्डिंग एंड मेंटरशिप। तो आप निश्चिंत होकर इसका फायदा उठा सकते हैं। बाकी CSE अश्योर प्रोग्राम है, 2 साल की अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको CSE अश्योर मिलता है, यानी 1 साल की एक्सटेंशन मिलेगी अगर आपको मन मुताबिक रिजल्ट 2 साल के सब्सक्रिप्शन के बाद भी नहीं मिलता तो। इसके सिवा UPSC CSE टेस्ट सीरीज है, मेंस टेस्ट सीरीज प्रोग्राम भी है, ऑप्शनल टेस्ट सीरीज प्रोग्राम भी है। साथ ही साथ UPSC CSE अल्ट्रा कॉम्बैट है दोस्तों, 50 सवाल 60 मिनट में आपको करने हैं। मैकबुक एयर है रैंक 1 के लिए, iPad है रैंक 2 के लिए, सैमसंग मोबाइल रैंक 3 के लिए और 250 लकी पार्टिसिपेंट्स के लिए तो गिफ्ट कार्ड्स भी हैं अमेजन के। इसके सिवा दोस्तों जुलाई 17 सुबह 11 बजे है, तो यूज कोड KC10 एंड डू एनरोल, मेक श्योर आप इसमें एनरोल कर रहे हैं। बाकी अनअकैडमी में वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर्स हैं, लिमिटेड व्यूज ऑन लेक्चर्स हैं, तो इनका फायदा आप उठा सकते हैं। जो एजुकेटर के वीडियोस आपको देखने हैं वो आप देख सकते हैं। 0% EMI पे लोन भी अवेलेबल है। UPSC CSE बैचेस भी हैं, जुलाई 14 से स्टार्ट हुए हैं, तो इनका हिस्सा जरूर बने। एंड डाउट दरबार है जुलाई 14, 15, 16 को अलग अलग सब्जेक्ट्स में, तो यूज कोड KC10 एंड बिकम पार्ट ऑफ इट। बाकी दोस्तों कुछ नया होने वाला है, स्टे ट्यून्ड, आपको जल्दी पता चलेगा। आपकी अनअकैडमी की जो एक्सपीरियंस है वो फर्दर इंप्रूव होने वाली है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड बाय बाय एंड डू हैव अ ग्रेट डे।